हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच इंडियन जीके की एक सीरीज़ लेके आया हूं जिसका पार्ट 2 रहने वाला है आज हमारे बीच। पहला क्वेश्चन है आज का कि कौन सा संगनतम ग्रह है। तो संगनतम ग्रह जो है, डेंसेस्ट जो प्लेनेट है, ये है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है एक संगनतम ग्रह है। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, पृथ्वी को जो है ये नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। तो अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो यह अपने अक्ष पे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड और 4 सेकंड का समय लगाती है। देखिए, अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करता हूँ तो सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह है। ये मैं आपको पहले भी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। सबसे बड़ा जो ग्रह है इसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटे ग्रह की, तो सबसे छोटा जो ग्रह है आकार में, इसका नाम है बुध, मरकरी। देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है। 9 घंटे और 55 मिनट लगाता है जुपिटर अपने ही एक्सिस पे। देखिए, दो क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, एक आएगा परिभ्रमण और एक आएगा परिक्रमण, रेवोल्यूशन और रोटेशन। देखिए, परिभ्रमण होता है जब कोई भी ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमते हैं तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। और जब कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार जो कहा जाता है, ये कहा जाता है वीनस या शुक्र ग्रह को। और कौन सा ग्रह सबसे गर्म और सबसे चमकीला है? तो ये भी शुक्र ग्रह सबसे गर्म और सबसे चमकीला है। तो ये थे थोड़े क्वेश्चन जो हमने सोलर सिस्टम से डिस्कस किए थे। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है, तो आग्नेय जो चट्टानें हैं इनको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। देखिए, आग्नेय चट्टानों के जो जो हमारे इग्नियस रॉक्स है, इनके जो उदाहरण है वो एग्जाम्पल जो है ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर, गैब्रो पत्थर और ये जो हमारे बेसाल्ट रॉक्स है, ये जो है ग्रेनाइट रॉक्स के जो क्या है उदाहरण है। वैसे दूसरी प्रकार की हमारी अपसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स हम बोलेंगे, जैसे सैंडस्टोन हो गया, चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया और जिप्सम हो गया। ये किस प्रकार के उदाहरण है? सेडिमेंट्री रॉक से उदाहरण है। याद रखना है, सैंडस्टोन, चौक, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये किस प्रकार के रॉक्स के उदाहरण है? अपसादी चट्टानों के या सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण है। ये बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। वैसे ही मेटामॉर्फिक इनको कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। देखिए, जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ये किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है? तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि दो टॉपिक ज्योग्राफी में से है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एक हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और दूसरा हमारा सोलर सिस्टम या फिर अक्षांश हो, देशांतर। इन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन टॉपिकों को ढंग से पढ़ लें। अब फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? विच इज़ द लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर। तो एटमॉस्फेयर की कितनी परतें हैं पहले तो पता होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर की जो है 5 परतें हैं। देखिए, यहाँ पे जो है सबसे निचली जो परत है इसका नाम है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इसका आंसर है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। लेकिन हम बात करेंगे सबसे नीचे क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल के बाद समता मंडल है। समता मंडल के बाद तीसरी मध्य मंडल है, फिर चौथी आयन मंडल है और पांचवी जो मंडल है इसका नाम है बाह्य मंडल। क्या नाम है जी? वायुमंडल। तो याद रखना है कि हमारे वायुमंडल की जो है टोटल 5 परतें हैं, जिसमें सबसे निचली जो है पहले नंबर पे आती है क्षोभमंडल। अगर मैं बात करता हूँ वायुमंडल की, देखिए वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा किस गैस का मिश्रण पाया जाता है? वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल होता है जब किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का जो मिश्रण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स वायुमंडल की, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% जो है, 78.8% जो है नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन जो पाई जाती है ये 20.95% या 21% भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसी दो गैसें जिनका मिश्रण वायुमंडल में 99% पाया जाता है, तो बोलेंगे कौन सी है जी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये कुछ बातें थी जो हमने नाइट्रोजन या वायुमंडल से रिलेटेड की। अब अगला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण आया था और बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। देखिए, आज पीजीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे एचपीजीके के। और मैं चाहता हूँ कि अब हमारे सीरीज़ से भी, और मेरी सीरीज़ जो आप देख सकते हैं इसमें से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो वहाँ पे देखने को मिले थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु की जो है सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, पूरे दक्षिण भारत की दूसरी
दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। लेकिन एक चोटी है अनाईमुड़ी, कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो चोटी है ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे दक्षिण की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। लेकिन डोडा बेटा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। याद रखना है, डोडा बेटा जो सबसे ऊंची चोटी है जी तमिलनाडु की। वैसे ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है अनाईमुड़ी, जो कि केरल में पड़ती है। और तमिलनाडु की जो है वो डोडा बेटा है और पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं फ्रेंड। आपको जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये बिल्कुल आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हल्दिया ऑयल रिफाइनरी? वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, इनका नाम है ममता बनर्जी। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है, राजधानी है, इसका नाम है कलकत्ता। और अगर बात की जाए कि पश्चिम बंगाल अपना जो बॉर्डर है, अपनी जो सीमा है, वो किन अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो किन देशों के साथ जो है साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, याद रखना है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है वो टच करता है। कौन? पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में चावल का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंदर। देखिए अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी, जैसे बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सुंदरवन एक डेल्टा भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ बनाती है, जिसको हम पद्मा और जमुना के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे नेशनल पार्क, बक्सा, जल्दापारा, नेवरा वैली और गुरुमारा और सुंदरवन नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज? तो ये है जी पार्ट, कौन सा है? पार्ट 10। तो पार्ट 10 जो है वो जिक्र करता है किसके बारे में? जो हमारे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है उनके बारे में बताता है भाग 10। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि पार्ट 12 किसका जिक्र करता है। तो जो पार्ट 12 है ये फाइनेंस, जो हमारी फाइनेंस प्रॉपर्टी से होती है ना, उसके फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसके बारे में बात करता है। कौन? पार्ट 12। और पार्ट 14 जो बात करता है, ये करता है सर्विसेज सेंटर और स्टेट के लिए जो भी सर्विसेज दी जाती है उसके बारे में बात करता है पार्ट 14। और पार्ट 15 जो भारत का बात करता है वो इलेक्शन के बारे में बात करता है। और पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 15 इलेक्शन, पार्ट 14 सर्विसेज सेंटर और स्टेट की और फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पार्ट 12 बात करता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पुलिस, याद रखना है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, ये पार्ट 4 बात करता है। और 4A बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे दिए थे? पार्ट 3 के दिए गए हैं। और 4 के क में जो दिया गया है, 4 के A में जो दिया गया है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है। देखिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, इनको ध्यान से सुनना है कि पार्ट 12 में क्या बोला मैंने, पार्ट 14 में क्या बोला, 3 में क्या बोला, 15 में क्या बोला, ये सारे ही पार्ट आपको काम आने वाले हैं। मेरा मतलब ये होता है कि अगर इस बार इन्होंने पूछा था कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कौन सा भाग है, तो मैंने बोल दिया कि जी ये तो भाग 10 है। लेकिन अगले बार अगर पार्ट 12 पूछ लिया, 14 पूछ लिया, 15 पूछ लिया, तो फिर आपको ये भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरी वीडियो देखने का आपको यही फ़ायदा होगा, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन वो एक ही आंसर का वीडियो देता है, सिर्फ एक क्वेश्चन का या क्या देते हैं, आंसर देते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का मैं थोड़ा यूनिक करना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10-12 चीज़ें जो आपको एक साथ ही बोली जाए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए कौन सा एक संवैधानिक नहीं है? तो फाइनेंस कमीशन जो है ये भी एक संवैधानिक है, इलेक्शन कमीशन भी,
और यूपीएससी भी एक जो है संवैधानिक बॉडी है, लेकिन नीति आयोग जो है हमारी संवैधानिक बॉडी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग की, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और बात करते हैं कि नीति आयोग एक प्लानिंग, नीति आयोग का जो पहले नाम था, इसका नाम था प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, लेकिन इसको जो है 2015 में योजना आयोग का नाम प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। देखिए, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, इनका नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। और नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन होता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है ये दिल्ली में है। दोस्तों याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन जो है ये एक क्या है, जो फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है, पहले ये भी पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो वो होती है जो इंडिया के संविधान के द्वारा स्थापित की गई है, प्रॉपरली संविधान, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा जो है बनाई गई है, वो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। तो फाइनेंस कमीशन हो गया आपका, इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, यूपीएससी हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, और आपका जो है कैग हो गया। कैग भी जो है वो क्या है, एक संवैधानिक जो है निकाय आता है, संवैधानिक निकाय में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। तो आपने याद रखना है, भारत का कैग हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। तो बहुत बारी पूछा गया है कि कौन एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। इस बार पूछा था नहीं आता है, तो नीति आयोग नहीं आता है। तो बहुत से नए क्वेश्चन आपको इन पॉलिटी के सीखने को मिले। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी को लोगों को आता भी होगा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है जीके की। तो संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं? देखिए, संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, और दोनों ही ऑप्शन में है। तो संसद का जो ऊपरी सदन होता है ये होता है राज्यसभा। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले राज्यसभा की, देखिए ऊपरी सदन राज्यसभा, निचला सदन लोअर सदन जो होता है ये होता है अपना लोकसभा। देखिए, अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूँ तो राज्यसभा में जो है वो 6 वर्षों के लिए जो है सदस्य चुने जाते हैं। मेंबर्स को जो है 6 ईयर्स के लिए जो है नॉमिनेट किया जाता है, चुना जाता है। राज्यसभा में जो चुनने की जो एज होती है ये 30 साल होती है, और लोकसभा में होती है मात्र और मात्र 25 साल। याद रखना है, टोटल जो मेंबर्स जो राज्यसभा में वर्तमान में बैठ रहे हैं वो अधिकतम 250 बैठ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो बैठते हैं वो 245 बैठते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। तो दोनों ही बातें आपको जान लेनी है। लेकिन राज्यसभा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य जो है साहित्य कला और 2 और क्षेत्र है, जिससे जो है 12 सदस्य जो है समाज सेवा, इसे जो है 12 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित करता है कौन? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या बोलता है अनुच्छेद? कि भारत जो है राज्यों का अंग है, भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ये डिक्लेयर करता है आर्टिकल 1। देखिए, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जैसे पूछा जाता है कि राइट टू इक्वलिटी, कि समानता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक। तो राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के बारे में, अनुच्छेद 14 से 18, और राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बारे में बात की गई। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये 23 और 24, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ये आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 में बोला गया है। और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार वो 14 से 18 के बीच में बोला गया है। जैसे अनुच्छेद 161 है, तो उसमें बोला गया है राज्यपाल जो है किसी को भी क्षमादान दे सकता है, तो ये आर्टिकल 161 के तहत। और प्रेसिडेंट जो है वो क्षमादान दे सकता है, ये बोला गया है अनुच्छेद 72 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो माफ़ कर सकता है। और मनी विल, ये आर्टिकल 110, धन विधेयक की चर्चा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अंदर जो है की गई है। अगले क्वेश्चन की बात, और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कैग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। यूपीएससी हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे किसके अंदर आ रही है? हमारे इसके अंदर आ रही है, क्या बोलता है, संवैधानिक निकाय के अंदर। लेकिन नीति आयोग वहाँ पे नहीं था। लेकिन फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत के जो कैग है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो मेरा आंसर भी यहाँ पे लग गया था, राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के जो कैग है इनको जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, अगर मैं कैग के बारे में बात करता हूँ तो कैग की जो नियुक्ति है ये आर्टिकल 148 में बताई गई है। लेकिन कैग
कैग की ड्यूटीज़ और पावर किस आर्टिकल में बोली गई? तो आर्टिकल 149। तो आर्टिकल 149 में कैग के बारे में उनकी जो ड्यूटीज़ और उनकी जो पावर है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में बोली गई है। और 148 में ये बोला गई है कि भारत का जो कैग, भारत में कैग होगा और उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अभी मेरी यूट्यूब की शुरुआत है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जीके और बाकी चीज़ें भी हम आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट करवा देंगे। आप हमारी वीडियो को प्यार दें, शेयर करें और आगे सभी लोगों तक पहुंचाएं। देखिए जितनी कठिन चीज़ें पड़ेगी उतनी ही आपका जीके स्ट्रांग होगा, क्योंकि सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं ये क्वेश्चन तो आपको सभी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और हिस्ट्री की ओर रुख करते हैं, पॉलिटी के बाद सीधा। अर्थशास्त्र के रचयिता इनमें से कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता इनके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे पहले तो पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे इनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता थे। लेकिन दोस्तों जो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे चाणक्य, इनका जो संबंध है, इनका संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। देखिए और इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे इनका नाम था चाणक्य। देखिए अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटस, जैसा मुझे याद है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है श्रवण बेलगोला में अपना जो है वो प्राण त्यागे थे। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन को हराया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो फिर अपने दिमाग ख़राब हो जाता है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हर्षवर्धन को जो हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। देखिए पुलकेशन द्वितीय होते थे, इन्होंने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन जी की, 632 के आसपास जो है पुलकेशन द्वितीय ने इनको हराया था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन द्वितीय की, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री भारत आए थे जिनका नाम था ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग। देखिए यहाँ पे जो है अब अगला जो क्वेश्चन है ये है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इनका नाम था इब्राहिम लोधी। ये वही इब्राहिम लोधी है जिन्होंने पानीपत का पहली जो बैटल लड़ी थी पानीपत की, इनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को जो है बाबर ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में, और भारत में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी बाबर ने। देखिए अगर मैं बात करता हूँ बहलोद लोधी कौन थे? तो बहलोद लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, लोधी वंश संस्थापक थे लोधी वंश के। और इब्राहिम लोधी अंतिम जो शासक थे किसके? अपने लोधी वंश के। देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध पानीपत का वो हुआ था 1761 में। देखिए एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ बीच एम्परर। तो प्रिंस सलीम किसका नाम था? तो प्रिंस सलीम मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, 13वां क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आया है। तो प्रिंस सलीम जो है ये जहांगीर का नाम था। किसका नाम था? जहांगीर का नाम था सलीम बचपन में। और अगर मैं बात करता हूँ जहांगीर की, तो जहांगीर की जो पत्नी का नाम था वो नूरजहाँ था। और दोस्तों आपने याद रखना है कि जहांगीर के जो कार्यकाल के दौरान कैप्टन हॉपकिंस भारत आए थे और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में जो लगाई थी वो भी जहांगीर के कार्यकाल के समय ही लगाई थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस नेता की हत्या नहीं हुई थी? तो महात्मा गांधी जी का तो आपको पता है कि इनको जो है नाथूराम गोडसे ने मारा था। लियाकत अली खान की भी हत्या ही हुई थी और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भी बम से उड़ाया गया था। तो किसकी हत्या नहीं हुई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं कि आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए आपको कितना पता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगर न्यायालय यह पाता है कि कोई पदासीन व्यक्ति विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, कि कोई अगर आपका कोर्ट जो है ये पाता है कि कोई भी पदासीन व्यक्ति विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है और लोगों के अधिकारों को में हस्तक्षेप कर रहा है, तो याचिका आदेश जारी कर सकता है। तो जो है न्यायालय जो है रिट जारी करता है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए रिट कितने प्रकार की। तो रिट जो है 5 प्रकार की रिट है। पहली है हैबेस कार्पस, ये भी एक रिट है। मैंडामेस जो है ये दूसरे प्रकार की रिट है। सेरिटेरिस ये भी एक रिट है। प्रोबिएशन ये भी रिट है। और क्यू वारंटो, तो 5 प्रकार की रिट है, हेबियस कार्पस, मैंडामेस, सेरिटेरिस और
प्रोबिएशन और क्यू वारंटो। तो ये सारी रिटें आपने याद रखनी है। देखिए रिट जो है हाई कोर्ट भी लगा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट लगा सकता है। लेकिन अगर न्यायालय पाता है कि कोई पदासीन व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर किस प्रकार की रिट लगाई जाएगी, तो ये आपने जो है बताना है। ये आपको मैं आंसर दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की बात कर, देखिए कमेंट बॉक्स में जो आंसर दे रहा हूँ ये टफ है, लेकिन आपको आंसर इसका देना है। अंग्रेजी में क्वेश्चन है, बीच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉय। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर है ये आर्टिकल 42। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से ये तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो अगर मैं बात करता हूँ कौशल महाजनपद की, तो कौशल महाजनपद जो है ये कहाँ पर स्थित था। तो सबसे पहले आपको महाजनपदों के बारे में पता होना चाहिए। तो कौशल महाजनपद की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यूपी में स्थित था। देखिए अगर बात करते हैं कौशल महाजनपद की राजधानी की, इनकी राजधानी बहुत पूछी जाती है। देखिए कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी श्रावस्ती। कहाँ पे थी? श्रावस्ती। मगध की जो राजधानी थी ये थी राजगिरी। कहाँ थी? राजगिरी। और अपनी जो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। भज्जी महाजनपद की राजधानी भी पूछी गई है, तो भज्जी महाजनपद की थी वैशाली। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। और एक बार पूछी गई थी वत्स महाजनपद की राजधानी, तो ये थी कौशाम्बी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, और अब एक दो क्वेश्चन ही बचा है, उसके बाद ये वीडियो का भी अंत हो जाएगा। तो किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। तो दिल्ली के ऐसे कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने इक्ता प्रणाली जो है प्रारंभ की थी, तो इनका क्या नाम था। तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इल्तुतमिश जो है दूसरे जो शासक थे, गुलामों के गुलाम भी इन्हें कहा जाता है, तो ये थे इल्तुतमिश, और इन्होंने ही इक्ता प्रणाली जो है जारी की थी जो है। लेकिन इनके द्वारा कुछ सिक्के भी जारी किए गए थे। जैसे इन्होंने जो कॉइन्स जो है सिल्वर का जो कॉइन, चांदी का जो इन्होंने सिक्का जो ज्वाइन किया था, वो था टक्का। कौन सा? चांदी का जो सिक्का इन्होंने निकाला था इसका नाम था टक्का, और तांबे का जो इन्होंने सिक्का निकाला था इसका नाम था जीतल। तो टक्का और जीतल दो प्रकार के सिक्के जो है किसके द्वारा लाए गए थे, तो गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए एक रजिया सुल्तान भी थी, ये पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, तो इनका नाम था रजिया सुल्तान। देखिए यूथ अध्ययन चैनल आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये चैनल, भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब करें, और भाई के लिए प्यार दे, लाइक दे, शेयर दे अगर आपको पसंद आ रहा है तो। क्योंकि भाई मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और जिस तरह आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति प्रारंभ की। तो हड़प नीति जो प्रारंभ की थी ये की थी लॉर्ड डलहौजी। एक लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आई थी, इसको जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही दूसरा अंगल से एक युद्ध हुआ था 1848-49 में, जैसा मुझे याद है। 1848-49 के आसपास जो है एक युद्ध हुआ था जिसको आंगल सिख युद्ध कहा जाता है, वो भी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी। पहली जो रेल चली थी भारत में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। देखिए ये जो है ये भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। देखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में जो है पीडब्ल्यूडी की शुरुआत हुई थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की भी शुरुआत हुई थी। और 1857 में जब जो है क्रांति होती है भारत के अंदर, तो उस समय जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये लैप्स नीति लाते हैं अंग्रेज, हड़प नीति लाते हैं, तो इसके कारण और भी बहुत ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो है 1857 का विद्रोह जो है पैदा हो जाता है। और 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो है इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड नामक एक बंदूकें होती थी, तो उसमें ये गाय और सुअर का जो चर्बी जो है डाल देते हैं, तो जिसके कारण जो है इनको छीनने से भारतीय सेना जो है मना कर देती है, और मंगल पांडे और उनके साथी जो है विद्रोह कर देते हैं। और 10 मई 1857 को मेरठ से जो है इस क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और मेरा भरोसा है कि आप इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ेंगे। और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझे बताएं। एचपी की सीरीज़ अभी चली रही है, पार्ट 22 आ गया है उसका, और पार्ट 23 अगले वीडियो में आएगा, और पार्ट 2 ये हमारा इंडियन जीके का रह रहा है, और पार्ट 2 ये आ गया है आपके समक्ष। बहुत जल्द पार्ट 3 भी आ जाएगा। अपना प्यार दे भाई। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आज का जो आंसर ऑफ द डे है वो आपने ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 जून 2014 को भारत का राज्य बना। तो ये आप
कमेंट बॉक्स में आंसर बताए। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी ने बताना है जो इस वीडियो को पूरा देखता हो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय हिमाचल।